कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बेटा बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों एस7 सर पे आ गए हैं और हमारे पास हम ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ऑलमोस्ट बुक वन पूरी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। तो दिस इज द हाई टाइम कि आप लोगों को रिवीजन सेशंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज इट। टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू आप लोगों को बेटा रिवाइज कराने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हम लोगों ने बेटा आज रिवाइज करना है। मेरे बच्चों इस रिकॉर्डेड सेशन के अंदर मैं आप लोगों को रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के अंदर जितने भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, जितनी भी और जो भी अकाउंटिंग एस्पेक्ट है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही क्वेश्चंस के ऊपर जंप करें। और क्वेश्चंस भी बेटा आप लोगों को मैं सॉल्व कराऊंगा। हमारी वीडियोस कुछ इस तरीके से चलेंगी कि भैया कंसेप्चुअल वीडियोस अलग और क्वेश्चन सॉल्विंग के सेशंस अलग। मैं जब कभी भी कोई भी बेटा क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियो डालूंगा तो मेरी कोशिश रहेगी कि उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको कवर करा सकूं, मैं आपको कवर करा। चलो, अब रादर वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखते हैं बेटा इस चैप्टर में हमें क्या बातें डील करनी है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर बेटा जो बातें हमें डील करनी है वो कुछ इस तरीके से हैं। देखो जरा फटाफट। Whenever any existing partner ceases to be a partner anymore, such a situation is called retirement of a partner. It may be due to his own willingness, any prior agreement of this effect, all parties giving consent, etc. समझते हैं बेटा इस बात को क्या लिखा है? रीड किया है अभी तो मैंने, अब समझाता हूँ। जब कभी भी एक एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब एक बंदा पहले से ही पार्टनरशिप में था मगर आज वो पार्टनरशिप में से हट रहा है, ही इज नॉट अ पार्टनर एनी मोर ड्यू टू एनी रीजन, उसकी अपनी इच्छा नहीं है फर्म में काम करने की, फर्म के साथ जुड़े रहने की, या पहले से ही हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ था कि आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 जो भी पार्टनर 60 अटेन करेगा वो रिटायर हो जाएगा, या अब बाकियों ने उसको रिटर्न कंसेंट दे दिया कि सुनो सर ऐसा है, अब आपकी एज ज्यादा हो गई है, या अब आप थोड़ा समझो बातों को, नए जो लोग आ रहे हैं उनको भी चांस दो, आप रिटायरमेंट ले लो। तो किसी भी रीजन से पार्टनर रिटायर हो सकता है। ठीक है, तो पार्टनर अगर रिटायर हो जाता है तो बेटा होता क्या है समझिए जरा। एक एग्जांपल लिया है मैंने आप लोगों के लिए कि हमारे पास तीन दोस्त हैं, ए बी और सी। और अगर बी यहाँ पर रिटायरमेंट अपनी प्लान करता है तो होता क्या है, बी wanted to retire from the firm due to his personal reasons, he doesn't wants to share his reason। चलो ठीक है, अब होगा क्या? नाउ बिजनेस विल कंटिन्यू एंड शैल बी कंटिन्यूड बाय ए एंड सी, क्योंकि तीन पार्टनर थे ए बी सी, अगर उसमें से भैया हमारे पास बी चला गया ड्यू टू एनी रीजन, वो रिटायरमेंट ले रहा है, तो जो ए और सी बचे हैं वो आज के बाद बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। एंड बी शैल बी रिटायर्ड आफ्टर पेमेंट या फिर एडजस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स। ऐसा तो नहीं है ना हमने बी से कहा चलो भैया पूरा गेट और बाहर निकल जाओ और बी भी चुपचाप बात चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बी बेटा जब रिटायरमेंट लेगा तो डेफिनेटली देयर विल बी सम प्लस एंड माइनस, कुछ कैलकुलेशन, कुछ एडजस्टमेंट, कुछ अकाउंटिंग वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो वो क्या अकाउंटिंग वर्क है वो समझते हैं। बी शैल बी रिटायर्ड आफ्टर पेमेंट या फिर एडजस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, जिसमें सबसे पहला बेटा अमाउंट हमारे पास आता है उसकी कैपिटल। जो पैसा उसने बिजनेस की स्टार्टिंग में लगाया होगा वो आज उसे वापस डिमांड करेगा। वो कहेगा कि भैया जितनी भी मेरी फर्म में कैपिटल लगी हुई है मुझे दे दो, आई वांट टू गो, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। उसके अलावा वो कहेगा हिज शेयर इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, मतलब अगर कोई ऐसा मुनाफा है जो हमने जोड़ के हमारे पास रखा हुआ है पास्ट ईयर्स का, जो हमने अभी तक उसको दिया नहीं था, कोई रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है या जर्नल रिजर्व है, या कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का पैसा है, या पी एंड एल का डेबिट या क्रेडिट पैसा है, कुछ भी है, इन चीजों की भी एडजस्टमेंट होगी तभी हमें फाइनल अमाउंट निकालेंगे और उस पार्टनर को रिटायरमेंट करने देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है शेयर इन द वैल्यू गुडविल ऑफ द फर्म। बेटा गुडविल के कंसेप्ट पर अभी आऊंगा, फिलहाल ये मान के चलो कि गुडविल क्या होता है कि भाई साहब एक नाम, एक बहुत पास्ट में एफर्ट्स करके फ्यूचर में प्रॉफिट कमा पाने की क्षमता को बेटा गुडविल बोलते हैं, है ना। जैसे हल्दीराम्स की बहुत अच्छी गुडविल है, तो डेफिनेटली जो हल्दीराम्स के स्टार्टिंग में लोग रहे होंगे उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत करी, इतने पास में एफर्ट्स डाले, अपना क्वालिटी प्रोडक्ट दिया कि फ्यूचर में उनको प्रॉफिट्स आएंगे। तो बी यहाँ पे ये कहेगा कि भाई हम तीनों ने बिजनेस किया था, हम तीनों ने इसमें एफर्ट डाले थे, मगर जो फ्यूचर में मुनाफा होगा वो जो कंटिन्यू करेंगे ए और सी उन्हीं को होगा। तो बी कहता है कि भाई मेरे को इसमें मेरा शेयर दे दो, क्योंकि फ्यूचर में जब मुनाफा होगा मेरी मेहनत का तब मैं वहां नहीं हूंगा। तो वो शेयर है, क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा भी क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट है हिज शेयर इन द प्रॉफिट्स या फिर लॉस टिल द डेट ऑफ सच रिटायरमेंट। बेटा जर्नली ना रिटायरमेंट प्लान करके ली जाती है कि
अगर मान लीजिए बीच में राह चलते हुए ईयर के बीच में ही अगर बी कहेगा कि भैया मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, तो हो सकता है ए और सी उसको समझाएं कि भाई जब नया साल अभी आएगा ना तब ले लेना, इस साल की अकाउंटिंग खत्म करके ले लेना। तो रिटायरमेंट तो प्लान होती है, बट फिर भी अगर पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मिड में अगर रिटायरमेंट हो रही है, तो जब तक वो फर्म में रहा तब तक का उसको प्रॉफिट या फिर लॉस भी दिया जाता है। एनी एडजस्टमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देना है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे लेना है, तो ये कैलकुलेशंस भी की जाती हैं। और लास्ट हमारे पास आता है his शेयर इन प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस ड्यू टू द रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कैसे बनता है, क्यों बनता है, इस बारे में भी बेटा बात करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखें जरा, ये बेटा मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है रोड टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कि अगर हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कैसे करना है, या इन रियल लाइफ भी अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन ना इसको ट्रीट करें और रियल लाइफ सिनेरियो देखें, तो सबसे पहली चीज क्या आप जानना चाहेंगे, तो एक रोड है बेटा जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि भैया रिटायरमेंट के केस में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होती है। रीड करो बेटा मेरे साथ साथ। It is a right of retiring partner to get paid for his share in the valued goodwill of the firm. He must be paid for his past efforts which will be fruitful for the continuing partners. बेटा अगर ये आपको लाइन जो भी मैंने पढ़ी अच्छे से समझ आ गई तो ठीक, नहीं तो मैं एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको, तरीके से समझना। भाई पार्टनरशिप चला रहे थे तीन बंदे, ए बी और सी। आज अगर बी रिटायरमेंट ले रहा है, ए और सी अगर इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू भी करेंगे, तो पास्ट में रिटायरमेंट से पहले तीनों बंदों के एफर्ट्स लगे थे। ठीक है, बी ने भी एफर्ट लगाए थे। बी कहता है सर मैं आज रिटायरमेंट ले रहा हूं, मगर रिटायरमेंट से पहले तो मैंने एफर्ट लगाए थे फर्म में, और उन एफर्ट्स का मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि मैं तो आज रिटायरमेंट लेके फर्म में से जा रहा हूं। उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, ए और सी को, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। तो बी कहता है कि भाई मुझे मेरा शेयर दिया जाए, मेरा ड्यू शेयर दिया जाए। तो देखो बेटा इसको हम कैसे डील करते हैं यहां समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास अगर ये पार्टनर भैया रिटायरमेंट ले भी रहे हैं, तो कैसे होती है ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। ए बी सी तीनों पार्टनर, इनके बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 1:1:1, जिसमें अगर 90,000 रुपए का प्रॉफिट फ्यूचर में होता, जिसके लिए मेहनत किसने करी है, फटाफट बोलो मेहनत किसने करी है, ए सी ने या ए बी सी ने, ए बी सी तीनों ने इसके लिए मेहनत की थी, तो ये प्रॉफिट बटना चाहिए था 30,000 ईच। फेयर इनफ। मगर अब क्या हुआ, क्योंकि ये बंदा बी रिटायरमेंट ले चुका है, तो अब ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 45,000। इसी की वजह से मेरे बच्चों हमें ये बात क्लियर नजर आ रही है, हेंस इट इज एविडेंट दैट ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ बी, बी के जाने से ए और सी का शेयर जो 30 था वो आज बढ़कर 45 हो गया। तो ये दोनों पार्टनर तो खुश हैं, मगर बी रो रहा है। बी क्या कह रहा है कि भाई मेरी मेहनत के 30,000 रुपए ए और सी अपने घर लेके चले गए। बी की मेहनत के 30,000 रुपए ए और सी के पास 15,000 चले गए हैं। इसी बात के पीछे बेटा बी रो रहा है, और हम किसी भी पार्टनर को अनड्यू एडवांटेज नहीं लेने देंगे। बिना मतलब किसी को रोना या किसी को हंसाना ठीक नहीं है। तो हम क्या करेंगे एज एन अकाउंटेंट, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशो, हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे कि किसने कितना गेन करा है। फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, और यहां पर हम एक एंट्री पास करेंगे गेनर टू सेक्रीफाइजर। क्या एंट्री पास करेंगे, गेनर टू सेक्रीफाइजर, ताकि हम ये गुडविल की जो भी एडजस्टमेंट है वो कर सके। देखो बेटा यहाँ पे गेनर अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया। इस एग्जांपल में मान के चलते हैं क्या एंट्री जाएगी, इस एग्जांपल में बेटा एंट्री जाएगी ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट, और टू बी, क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बी। बी जा रहा है फर्म में से, बी को यहाँ पे 30,000 रुपीज दिए जाएंगे, इसे रुलाया नहीं जाएगा। और ए और सी से 15,000 रुपए ले लिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें कहा जाएगा कि भाई फ्यूचर में बी के जाए उपरांत, बी के रिटायरमेंट के बाद तुम्हें 45,000 रुपए मिलेंगे जब भी 90,000 का प्रॉफिट होगा। मगर तुम्हारे बनते 30,000 थे, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, उनके बनते कितने थे, 30,000, मिलेंगे कितने, 45। तो आज ही उनसे 15 ले लिए जाएंगे। आज 15 ले लिए, फ्यूचर में 45 दे दिए, तो अल्टीमेटली वो 30 पे ही सेटल हो जाएंगे। और बी जो रिटायर हो रहा है उसको फ्यूचर में 30 मिलने थे, तो ए से 15, सी से 15 लेकर उसको हमने टोटल 30,000 दे दिए। बी भी खुश, ए सी भी सेटल। जिस किसी को भी बेटा समझ नहीं आया थोड़ा सा रिकैप करो और इसी बात को दोबारा सुनो, आई एम श्योर आपको समझ आएगा। चलिए
नेक्स्ट, अगर मान लीजिए ये सारी चीजें डील हो गई हैं तो हमारे पास बचता क्या है? एनी एग्जिस्टिंग गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, ऑफन रेफर्ड एज परचेज्ड गुडविल, इज रिटन ऑफ अमंग्स द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। सर ये क्या है? बेटा गुडविल होती है परचेज्ड, जो हमें ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन होती है एग्जिस्टिंग, और दूसरी होती है वैल्यूड। वैल्यूड गुडविल की तो ट्रीटमेंट अभी मैंने आपको यहां पर सिखाई। वैल्यूड गुडविल की बेटा ये सारी हमने ट्रीटमेंट सीखी। अब हमने जो ट्रीटमेंट सीखनी है वो किसकी है? जो बैलेंस शीट में गुडविल आ रही होगी, पहले से किताबों में आ रही होगी, तो इसको तो हटाओ, खत्म करो किताबों में। समझ रहे हो मेरी बात? भाई इसका कंसेप्ट क्या है? ये चीज तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में आई हुई है, इस चीज को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्योंकि जो फ्यूचर की बात थी वहां पे तो हमने गेनर टू सेग्रीफाइजर कर लिया, मगर यहाँ पे क्या है कि भाई इसके अंदर जो भी पार्टनर का ओल्ड रेशो था उसमें इस गुडविल को बांट दो, हटा दो, खत्म कर दो। गुडविल बेटा एसेट, एसेट का बैलेंस डेबिट, डेबिट को खत्म करने के लिए कर दिया क्रेडिट, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इस चीज को हमने सेट राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर गुडविल कोई भी आपको डील करने के लिए बोलता है तो कुछ इस तरीके से आप लोग डील कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप यू आर अवेयर ऑफ द सेम, नहीं तो थोड़ा यहां समझ लो। Whenever there is reconstitution of partnership, we have to revalue the assets and reassess the liabilities. ध्यान से पढ़ना मेरे बच्चे। Whenever there is reconstitution, देखो री मतलब दोबारा, कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है बनाना। जब दोबारा से कभी भी पार्टनरशिप को बनाने की जरूरत आन पड़ती है मेरे बच्चों, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। सर क्यों रिकॉन्स्टिट्यूशन दोबारा क्यों बनानी है पार्टनरशिप? भाई पहले पार्टनरशिप डीड में 3 बंदे रहे होंगे, ए बी सी, अब 2 रह गए, तो एक री एग्रीमेंट, री ड्राफ्टिंग ऑफ द पार्टनरशिप डीड रिक्वायर्ड हो गई ना। तो जब कभी भी ऐसे री ड्राफ्टिंग ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिक्वायर्ड होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, क्यों बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट? बेटा जरा तरीके से समझना। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि भैया ए बी सी 3 बंदे इस पार्टनरशिप फर्म को चला रहे थे, उन्होंने कोई भी एसेट खरीदा हो, कोई भी लाइबिलिटी की उन्होंने सेटलमेंट करनी है, आज अगर उनके पास्ट में लिए गए एफर्ट्स की वजह से, पास्ट में लिए गए डिसीजंस की वजह से अगर उस एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है या घट जाती है, तो उसके अंदर उन्हीं को जिम्मेवार वही ठहराया जाए। आप इसको इस तरीके से सोचो, मान लो 3 बंदे एक जगह पे लैंड खरीद रहे हैं, आज उस लैंड की वैल्यू मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई, तो इसका बेनिफिट क्या बी नहीं चाहेगा? बीवी तो चाहेगा कि भैया आज मैं रिटायर हो रहा हूं तो वो जो जमीन खरीदी थी उसकी बढ़ी हुई वैल्यू के हिसाब से मेरे को भी तो कुछ मिलना चाहिए। बस हाँ बेटा, इसीलिए इसीलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो इधर समझे जरा। अब देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है भाई साहब। डेबिट साइड इज फॉर द लॉसेस एंड क्रेडिट साइड इज फॉर द प्रॉफिट्स। अगर मान लीजिए रिवैल्यूएशन करने पर एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू कम ज्यादा चेक करने पर पता पड़ा, पहले पॉइंट में क्या लिखा है, इंक्रीज इन द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है, तो बेटा ये लॉस है, ये डेबिट साइड पर आएगा। या एसेट की वैल्यू कम हो गई है, ये भी लॉस है, ये भी डेबिट साइड पर आएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई मुनाफा है कि जैसे एसेट की वैल्यू बढ़ गई या लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, तो ये क्रेडिट साइड पर जाएगा। सिंपल सी बात है, मेरे साथ साथ भैया रिपीट करेंगे, एसेट की वैल्यू बढ़ना इज अ प्रॉफिट। क्लियर? आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। एसेट की वैल्यू बढ़ना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जितने भी होंगे वो क्रेडिट पे, लॉस जितने भी होंगे वो डेबिट पे। प्रॉफिट क्रेडिट पे, लॉस डेबिट पे। ठीक है जी। और इसकी वजह से कोई भी मुनाफा या घाटा जो भी होगा, एनी प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग आउट ऑफ सच रिवैल्यूएशन इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्यों है ये मैंने आपको बता दिया कि ए बी सी ने डिसीजन लिया था, ए बी सी के डिसीजन की भरपाई या मुनाफा जो भी उनको मिलना है, अगर लॉस है या प्रॉफिट, तो वो ए बी सी तीनों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी भरपाई या मुनाफा सिर्फ बाद में कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स ए और सी को मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। लास्ट स्टेप बेटा इसके अंदर कंसेप्चुअल के अंदर क्या आता है हमारे पास, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस, इसको समझते हैं। whenever any partner retires, he wants the firm to pay his due share in the accumulated profits। बेटा accumulated profits, accumulation का मतलब होता है जब हम किसी चीज को जोड़ते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं accumulation, है ना। accumulated profits मतलब जुड़े हुए प्रॉफिट्स जो समय पर फर्म ने पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटे थे, उनको हम बोलते हैं accumulated profits। ठीक है, अगर accumulated profits फर्म में हैं, तो रिटायरिंग पार्टनर कहता है कि भाई उन मुनाफों को मैं उस समय घर ले जाता तो बढ़िया था, आज मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, मतलब क्या मेरा इसके अंदर शेयर मर गया? तो हम उसे समझाते नहीं भाई साहब, हम उन्हीं आदमी हैं, अकाउंटेंट आदमी आपके लिए इसलिए बैठे हैं कि अगर आपका उसमें कोई शेयर है तो हम वो भी आपको दिलवाएंगे।
तो बेटा इसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास होती है आप देख सकते हैं, कोई भी रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या जनरल रिजर्व या कोई और रिजर्व हो, उसको हटा दो। रिजर्व प्रॉफिट से बनते हैं, प्रॉफिट का बैलेंस डेबिट है, प्रॉफिट का बैलेंस भाई क्रेडिट है, क्रेडिट को कम करने के लिए हम करते हैं डेबिट। मैं रिपीट कर देता हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, इन सब रिजर्व्स ये प्रॉफिट में से बनते हैं। प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट को यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं, इन रिजर्व्स को खत्म करें, तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए हम डेबिट करेंगे और पार्टनर्स की कैपिटल में इस अमाउंट को हम बांट देते हैं एबीसी तीनों को ओल्ड रेशो में। सर हम तो रिटायरमेंट बी की कर रहे हैं, ए और सी को क्यों देना है? क्योंकि उनका भी उसमें शेयर था, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि इन रिजर्व्स में एबीसी तीनों का शेयर था, तीनों अपने घर मुनाफा नहीं लेके गए थे, तो तीनों को आज हम दे देते। ठीक है, अब मान लो अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ना हो, क्या अभी एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ तो क्या करेंगे? देखो बेटा ऐसे करेंगे, वेन एवर एनी पार्टनर भाई वेन एवर एनी पार्टनर रिटायर्स, वहां पे क्या था? वहां पे बेटा हमारे पास था ही वॉन्ट्स फर्म टू पे। वो भाई पार्टनर पहले क्या चाहता था? फर्म उसको पे करे। यहाँ पे क्या है हमारे पास? भाई सिनेरियो चेंज हो गया, whenever any partner retire, firm wants the partner to bear his due share in the accumulated losses। फर्म चाहती है, यानी कि अब ए और सी चाहते हैं कि भाई वो जो लॉस था उसके अंदर तेरा जो शेयर बन रहा था वो भी तो लेना ना मेरे भाई, तो सिर्फ मुनाफों के लिए थोड़ी है, घाटा भी तो तू ही शेयर करेगा ना मेरे भाई। तो यहां पर ये एंट्री जाती है कि ए बी सी तीनों के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, तीनों की कैपिटल को हम कम कर देते हैं विद द अमाउंट ऑफ अवेलेबल एक्यूमुलेटेड लॉस। यहाँ पे पी एंड एल का डेबिट बैलेंस हो या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, उसको हम इस तरीके से एंट्री करके सेटल कर देते हैं। ये थी बेटा हमारे पास पूरी पीपीटी। मैं एज्यूम करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो ये बेटा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर द ऑफलाइन क्लासेस और यू कैन जस्ट व्हाट्सएप एंड क्लियर योर डाउट्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, अभी के लिए इतना ही मेरे बच्चों, मिलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की सॉल्विंग के वक्त भी। बाय बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर।